बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। हुकूमत कहती है कि उसने मईशत को सही रास्ते पर गामजन कर दिया है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अलग अलग मौक़िफ़ सामने आए हैं, उसमें हुकूमत के इन कामयाबी के दावों को मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन हुकूमत कहती है कि वो जो कुछ कह रही है वो तमाम के तमाम नंबर्स की बुनियाद पर कह रही है और जो इक़दामात हुकूमत ने लिए हैं वो उन्हीं की बुनियाद पर ये सब कुछ कह रही है। 2 रोज़ कबल अहम इजलास हुआ जिसमें ग्रोथ रेट यानी जो जीडीपी बताया गया कि जिसके इम्कानात हैं वो 3.94 यानी 3.94 हैं, जबकि कहा गया कि अगर इसकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ कर दिया जाए तो अगले माली साल तक 5 तक और फिर उससे अगले माली साल में 6% तक भी जीडीपी को ले जाया जा सकता है, जिसकी तरफ आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बड़ी तफसील के साथ उन्होंने इसी मामले पर प्रेस ब्रीफिंग भी की और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात भी दिए। वज़ीर ख़जाना ने आज कहा कि 2018 में जो करंट अकाउंट खसारा था वो 20 अरब डॉलर था, जबकि इस वक्त करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर इसके साथ साथ जो ज़र मुबादला के ज़खायर जब मौजूदा हुकूमत ने मामलात संभाले थे और हुकूमत संभाली थी तो बहुत कम थे, अब वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं, यानी गुज़िश्ता 5 साल के दौरान ये एक नया रिकॉर्ड है और ज़र मुबादला के ज़खायर और यकीनी तौर पर इसका भी जीडीपी पे असर होता है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगले साल तक 5% माशी ग्रोथ हासिल की जा सकती है और उसके अगले साल तक फिर 6% तक भी माशी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। हुकूमत ने जो कीमतों में इस्तेहकाम है उसको इंश्योर किया है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जहाँ पे ग्रोथ हुई है, जहाँ पे मस्बत अशारिये सामने आए हैं, उनमें ज़राअत का सेक्टर है। ज़राअत में मकई की फसल बहुत अच्छी हुई, फिर उसके साथ गन्ना, चावल, इसकी भी बहुत अच्छी फसलें हुई हैं, तो यहाँ पर भी ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो फर्टिलाइज़र भी हैं, उसमें ऑटोमोबाइल्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं, फार्मास्यूटिकल्स भी हैं और भी बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अवाम पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ न डाला जाए, इसीलिए टैरिफ में भी इजाफा नहीं किया जाएगा और यकीनी तौर पर जो IMF के साथ प्रोग्राम था जिस पर मौजूदा वज़ीर ख़जाना बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो उनको IMF के साथ रीनेगोशिएट कर रहे हैं और मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक्सपोर्ट में ज़ाहिर है इजाफा हुआ है और एक्सपोर्ट के साथ साथ अब कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट और पैदावार वाली मईशत बनाया जाए, बजाय इसके कि कर्जे लेके मामलात को आगे बढ़ाया जाए। स्टेट बैंक से इस माली साल के दौरान कर्जे नहीं लिए गए, इसका भी अच्छा इम्पैक्ट आया और तामीरात के शोबे में भी तरक्की हुई है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ हुई है। यानी हुकूमत कह रही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं या जो दावा कर रहे हैं वो तमाम के तमाम इन नंबर्स की बुनियाद पे हैं जो हम पूरी कौम के सामने ला रहे हैं। तो अपोजिशन इस पर क्यों मोतरज़ है और हुकूमत क्या कहती है और जो इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास बप्पी। बप्पी साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे साबिर बलोच साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हैं और कमोडिटी एक्सपर्ट हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान। शमसुल इस्लाम साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। ओन अब्बास बप्पी साहब, ये क्या हो गया है अपोजिशन को क्योंकि यही वो चीज़ें थी जब वो पहले हुकूमत में थे मुस्लिम लीग नून वाले, तो वो ये दावा करते थे और फिगर्स बताते थे और अब जब आप की हुकूमत फिगर्स उनके सामने ला रही है तो वो एतराज़ कर रहे हैं। क्या इस बौखलाहट की वजह क्या नज़र आती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1 साल पहले, तो जब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोई नेगेटिव फिगर्स जिस वक्त कोट कर रहा था, मैं आपको थोड़े 2-3 फिगर्स उनके कोट करके बताता हूँ। जब वो आटे के, टमाटर के, चिकन की कीमतें बताता था, जब वो महंगाई का 11% की फिगर कोट कर रहे थे, तो जितनी भी अपोजिशन की जमातें थी हमारी, वो तमाम उन फिगर्स को एक्सेप्ट कर लेती थी, क्योंकि वो हमारे खिलाफ जा रही थी फिगर्स की जो रिपोर्टिंग थी, और वो समझते थे कि गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, इसलिए फिगर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों ना दे रहा हो, वो एक्सेप्ट करते जा रहे थे।
तो हमने जब पिछले साल का बजट प्लान किया था, जो कि जून 2020 में, तो उस वक्त कोविड अपने पीक पे था, बिल्कुल एक हाई लेवल पे जा रहा था, और पहला लॉकडाउन अगर आपको याद हो तो वो लग चुका था। तो गवर्नमेंट ने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस वक्त 1.5% का अपना टारगेट प्लान किया था, जो कि स्टेट बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक तकरीबन 1.5 से 2% के दरमियान उसको प्रोजेक्शन दे रहे थे। लेकिन अल्लाह का खास करना हुआ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो एक पॉलिसी थी, और जिसको हम वी पॉलिसी कहते हैं, कि लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन प्लस इकोनॉमी को भी साथ देखना था, मईशत को भी देखना था। हम जो पिछले एक साल में परफॉर्म करते रह गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से तमाम इंडस्ट्रीज ने, खास तौर पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया, जैसे कि आप अपने इंट्रो में फरमाया कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड हिस्ट्री में चावल में जो दूसरी दफा सबसे ज्यादा चावल की पैदावार 8 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन, पाकिस्तान हिस्ट्री में तारीख में इतनी चावल की प्रोडक्शन पैदा नहीं। गंदम की फसल 2 करोड़ 80 लाख मैट्रिक टन। हमारा जो मकई है और जो हमारी दूसरी बात की शुगर केन की फसल है, वो इतनी मतलब जबरदस्त प्रोडक्शन रहेगी कि टोटल ओवरऑल जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो 4-4.5% पे आ गया। इसके बाद जो दूसरी चीज परफॉर्म कर गई, वो कर गई लार्ज स्केल बड़ी सनतें, जो जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज है, और बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, या ये जो हमारी कार सीमेंट इंडस्ट्री के अलावा जो ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, उन्होंने 9% पे जाके ग्रोथ किया। मतलब सिर्फ ट्रैक्टर की ग्रोथ देखी जाए तो 58% उनकी सेल्स आता। जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो कर गई, एग्रीकल्चर ग्रो किया, और तीसरा सेक्टर आपका बनता था सर्विसेज। सर्विसेज में जैसे बैंक्स हैं और बाकी जो आप इंडस्ट्रीज है, वो 4.5% पे ग्रो गई। चौथे लेवल पे आ गया कंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने 50 लाख घर बनाने का प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया था, उसमें से 5 लाख घरों की इस वक्त तामीर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने लो इनकम जो लोन्स इशू किए, सस्ते लोन देने शुरू कर दिए, सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लोगों ने उसके अगेंस्ट जो लोन लिए, उसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक परफॉर्म आए, वो भी परफॉर्म कर गया। जब इतने सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर गए, तो हमारी जो अपोजिशन थी, हम उसी को आउटलास्ट कर गए। अब इसमें अगर अपोजिशन इसलिए परेशान है कि पाकिस्तान अपने पांव पे क्यों खड़ा हो गया, तो मैं उसकी माजरत चाह लेता हूं। और अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करता, वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, और यही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो पिछले 6 माह से नेगेटिव फिगर्स देख रहा था महंगाई के हवाले से, चीजों की बाकी चीजों, जिसको ऑपोजिशन बना के रोजाना 8 बजे टॉक शोज पे हमें जो है ना वो हमारा एक एहतसाब हुआ करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह जब उसी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में इस साल की प्रोजेक्शन 3.9% कहा, और ये कहा कि हमारे रिजर्व इस वक्त $23 अरब पे पहुंच गए हैं, इकोनॉमी का जो हुजम है वो $265 अरब से बढ़ के $296 अरब तक चढ़ा गया है, पाकिस्तान इस वक्त रिकॉर्ड एक्सपोर्ट करने जा रहा है $26 अरब पे। तो ये सारी फिगर्स देखने के बाद मैं उनकी परेशानी को खूब समझ सकता हूं, लेकिन उनको इस चीज को देखना चाहिए, ये सारी चीजें एक मजबूत पाकिस्तान के लिए। और प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था ना कि हम एक स्लोली स्टेडली पेस के साथ जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जहाज को जो कि डूब चुका था, अभी $4 अरब से इकोनॉमी लेके आप उसको $26 अरब तक जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके जाएंगे, और आपका जो करंट अकाउंट खसारा था उसको आप नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाएंगे, तो अपोजिशन का चीखना तो बनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आम आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसने वोट दिया, या पाकिस्तान में बसने वाला हर वो शख्स जो इन छोटे इश्यूज की वजह से डिस्टर्ब था, उसके लिए खुशाइन खबर है कि आने वाले दिन अच्छाई की खबर आएगी और अच्छे दिन आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो लोकल माइक्रो इश्यूज हैं जो महंगाई के, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस होते जाएंगे। ठीक तो है। साबिर बलोच साहब, आपकी लीडरशिप ने तो कहा था इस हुकूमत को कि आए मीसाक मईशत करें, हम इकट्ठे होकर इन मामलात को आगे बढ़ाएं। अब वही इदारे जिनकी फिगर्स को आप कोट किया करते थे, वही इदारे अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। जाहिर है ये जो इस वक्त हमें जो अशारिये नजर आ रहे हैं, ये बड़े अशारिये हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है ये तो हम पूछेंगे शमसुल इस्लाम साहब से, ये भी हमें दिखेगा। लेकिन क्यों नहीं आप हुकूमत का हाथ बटाते इस मामले में, और हुकूमत को स्ट्रेंथन करते कि अब मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि अपोजिशन बराए अपोजिशन कर रहे हैं। जावेद भाई देखें, वो एक सेइंग है ना, कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। ये सिर्फ लफाजी है, ये सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा है। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि जनाब कि जीडीपी जो है ना वो 6 से ऊपर चली जाएगी एक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जनाब के करंट अकाउंट खसारा हमारा जो है ना वो कम हो गया है, फलाना हो गया। भाई आप सिंपली इन बातों को छोड़ें, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, वी ऑल लिव इन दिस कंट्री, वी नो कि यहाँ क्या हो रहा है। आप सिर्फ इतनी सी बात मुझे बताएं कि क्या कीमतों पे कंट्रोल किया गया है, मुल्क में तरक्की हो रही है, गुर्बत
खत्म हो रही है, ज़रूरी तरक्की जो है ना इस मुल्क में बेहतर हुआ है, किसानों की हालत बेहतर हुई है, फर्टिलाइजर उनको कम कीमतों पे या मुफ्त में मिल रही है, बिजली का जो अशर देखें हर 1-2 महीने के बाद जो है ना उसकी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सड़क नाम की कोई चीज नहीं है, अदारे नाम की कोई चीज नहीं है। इमरान खान साहब बड़े भोले इंसान हैं, उस बेचारे को कुछ पता नहीं है। 10-10 साल पुराने जो है ना ब्यूरोक्रेसी और जो आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 10-10 साल पुराने जो स्कीमात हैं उन पे जाके उनको फिर से जो ना उसकी इनॉग्रेशन इस बंदे से करा रहे हैं जो किसी को कुछ पता नहीं है। ये बातें सब कहने की हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ कोई दिमाग नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमी के लिए अभी हालत ये है कि इससे ज्यादा कि आपका पूरा मुल्क एक वबा में जो है ना एक वबा फैली हुई है, किसी को अपनी जान का वो नहीं है। आपका मुल्क एक वैक्सीन, एक दाना वैक्सीन पाकिस्तान के पैसे से खरीद नहीं सकता। आपकी नजरें चाइना पे लगी हुई है कि कब वो वैक्सीन भी खैरात में देते। हर बात पूछा जा रहा है जी कि यानी वो चाइना से आएगा। पहले तो सऊदीया का होता था, अब तो सऊदी ने और यूएई वालों ने मेरे ख्याल में पता नहीं किस बात से नहीं, लेकिन साबिर साहब तो बिल्कुल अब ये तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो सर्कुलर डेट वाला मामला है, ये जो आईपीपीस का जाल है, ये बहुत बड़ा एक जाल बुना था और ये आप ही की हुकूमतों में शुरू हुआ था, जिसको फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी इसको कंटिन्यू किया। ये जो सर्कुलर डेट वाला मामला है, जो बिजली की कीमतों वाला मामला है, ये आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत का है? ये तो आपकी हुकूमतें रही है ना, ये तो इनको आपने तोहफे में दिया ये सब कुछ। जावेद भाई मेरी बात सुने। जी जी। बात ये कि सर्कुलर डेट का जो मामला है उसका ताल्लुक जो है ना यकीनन उसी रिजीम में होता है, उसी यानी जिसकी गवर्नमेंट होती है उसमें होता है। लेकिन उसमें सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे के ऊपर कर्जदार हैं। मसलन अगर आप पाकिस्तान स्टेट ऑयल को ले लें, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कहता है कि जी के हमारे पैसे जो है ना ओजीडीसी को देना है। अच्छा, ओजीडीसी वाले कहते हैं कि जी हमारे पैसे पीपीएल को देने हैं, पीपीएल वाले कहते हैं कि जी कि हमारा पैसा फलाने को देना है। अच्छा, अब बात यह है कि इस मुल्क के अंदर एक डेवलपमेंट बजट होती है, एक नॉन डेवलपमेंट बजट होती है। आपका नॉन डेवलपमेंट बजट जो तनख्वाहें हैं, फलाने हैं, ये हैं, वो हैं, सिक्योरिटी पे खर्चा, फलाने पे खर्चा, उसके ऊपर खर्चा। नॉन डेवलपमेंट बजट आपका इज 3 टाइम्स मोर देन जो आपके जो है ना अच्छा, चल ठीक है। अच्छा, ये मैं पूछता हूँ, मैं ऑन जी। अब्बास साहब से पूछता हूँ, ये जो आपने जो पॉइंट रेज किए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि शमसुल इस्लाम खान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। शम साहब, ये जो फिगर्स प्रोजेक्ट हुए हैं 3.94, अब आपके ख्याल में, आपकी चूंकि एक आज़ादाना राय है, आपके ख्याल में कहाँ कहाँ हमने बेहतर परफॉर्म किया है जिसकी वजह से आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम अगले साल 5 तक भी जा सकते हैं, उसके अगले साल हम 6% तक भी जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब देखें जी, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला का करम है कि डिस्पाइट कोविड के पाकिस्तानी नेशन ने एक ग्रेट रेजिलियंट कौम के तौर पे सामने आई है, इसमें उभरी है। और अगर आप देखेंगे दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जो बड़ी एफिशिएंट इकोनॉमीज़ थी, वो सिंक कर गई इस दौर में। और पाकिस्तान ने जो है इसमें जो है ग्रोथ दिखाई मुसलसल, और एक मामूली सा नेगेटिव उसमें गया था, लेकिन अभी जो है जो कमबैक किया, जो रिबाउंड किया इकोनॉमी ने, वो बहुत अच्छा अप्रिशिएटिव है। क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह कि हमारी इकोनॉमी के अंदर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो एग्रीकल्चर का है, और कई दिहाइयों से एग्रीकल्चर को जो है नेगलेक्ट किया जा रहा था, उसका जो है ग्रोथ नेगेटिव भी चली गई थी। अभी हालिया दिनों में देखिए, जब लीडर एक ऑनेस्ट लीडर हो तो फिर आपके सामने जो है नेशन भी जो है ना वो तमाम चैलेंजेस के सामने खड़ी हो जाती है, और फिर अल्लाह ताला का करम भी होता है। तो मौसमी जो हालात थे, डिस्पाइट इसके कि इसमें चेंजेस आई, लेकिन फिर भी फसलें अच्छी हुई। आपके सामने मिसाल है राइस की, आपके मेज़ की, आपकी मकई की, गन्ने की क्रॉप बहुत अच्छी हुई। फिर आपका अभी जो है वीट की क्रॉप की फिगर बहुत अच्छी आ रही है। गुज़श्ता साल को 25 मिलियन टन नहीं कर सकी थी, इस दफ़ा नए रिकॉर्ड सेट करने जा रही है। तो ये वजह एक तो मेन हो गई कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ने आउट क्लास परफॉर्म किया।
किया एज कम्पेयर टू लास्ट। फिर साथ ही आपका जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, और उसमें खास तौर पे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग था, एलएसएम सेक्टर है, उसके 9% पे ग्रोथ आई है, और वो सारी चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी इसके इकोनॉमी की, जीडीपी की ग्रोथ में। फिर आपका सर्विसेज सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो ये जब आपको ब्लेंड करते हैं, आपके पास कुछ अर्सा पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी जहां उन्होंने कोई अबाउट 3% का इशारा दिया था, अगर 3.94 हो गई है तो इस पे आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा वावेला मचना चाहिए। ये तो एक नेचुरली चीज है कि देखिए जो डेटा आपके पास आता है वो ग्रेजुअली आता है, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि पीबीएस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर चला गया, और उसका डेटा मैं भी वीकली मॉनिटर करता हूँ। वो बहुत तकरीबन एक्चुअल प्राइस दे रहे होते हैं, जो मार्केट की प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन चिकन की प्राइस से ले या चीनी की प्राइस ले, आटे की, वो तमाम सही दे रहे होते हैं। तो अभी हमें डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर वो है जो आज अगर आप मुल्क को 4% जीडीपी की ग्रोथ पे लेके जा रहा है, तो उसमें इतना पोटेंशियल है कि ये 12% पे भी लेके जा सकता है, अगर हम सही मायनों में इसके ऊपर तरक्की का लिए काम करें, हम सही मायनों में यहाँ पे सीड्स की वैरायटी लेकर आएँ, सही मायनों में यहाँ पर हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग करें, हम अपनी एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हमारी पर एकड़ यील्ड और ज़्यादा बढ़ सकती है, हमारे ग्रोअर्स के पास जो क्रॉप्स की ज़्यादा प्राइस मिलती है इंटरनेशनल मार्केट में वो ग्रो करें, उनकी इनकम बढ़ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास एक अल्लाह का करम है कि हमारे पास लैंड बहुत छोटी है, लेकिन जो लैंड है उस पर जो काम करने वाला पाकिस्तानी ग्रोअर फार्मर जो है ना वो बड़ा मेहनती है, वो फजर से पहले निकलता है और रात मगरिब होती है तो वो घर वापस आता है। इसी तरह से हमारा मजदूर ले लें, हमारा इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर ले लें, या हमारा बिजनेसमैन ले लें, वो सारे ही अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं। और इसी से ये हुआ कि कोविड के दौरान आप दुनिया ने लॉकडाउन को फेस किया, उसके नताइज भुगते, लेकिन पाकिस्तान बड़ी जल्दी सामने आया और वी शेप रिकवरी। आई थिंक इसको जो ट्रिमेंडस ये ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की, और इसमें इकोनॉमिक टीम का भी क्रेडिट है जिन्होंने सही पॉलिसियां बनाई और उसके ऊपर सही पे लेके जा रहे हैं, और आइंदा उम्मीद करते हैं कि इसको आगे और लेके जाएंगे बेहतर। हो सकती है पाकिस्तान 12% अचीव करना जीडीपी की ग्रोथ नामुमकिन नहीं है, हमारे यहाँ पॉसिबल है। ठीक है ओन अब्बास साहब, जो सर्कुलर डेट की जिसकी बात साबिर बलोच साहब भी कर रहे थे कि इदारा है उसने इसको देना है, इसने इसको देना है, इसको मतलब ये मैनेज तो हो सकता था ना, अगर बेहतर गवर्नेंस की जाती तो ये सब कुछ मैनेज हो जाता। लेकिन बुनियादी तौर पे फिर वो इशारा आईपीपीज की जानिब जाता है। आईपीपीज पे किसी दिन तफसील से बात करेंगे, लेकिन आईपीपीज जो है ये एक बहुत बड़ी बारूदी सुरंग है जो बिछाई गई है और जिसको हम सब भुगत रहे हैं महंगी बिजली की सूरत में इस वक्त। मैं आपको थोड़ा सा इस पे फिगर्स दे दूं, साबिर बलोच साहब की शायद इंफॉर्मेशन इस पे फिगर्स पे ना हो। जब ये 2012-13 में स्टार्ट हुआ था जी इस पे सिग्नेचर पे, तो उस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट थी, यानी कि आप बिजली इनसे परचेज करें या ना करें, वो 185 अरब पर एनम थी सर। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है सर वो जाके खत्म होते हैं जावेद साहब 2024 में। 2021 इस वक्त जो प्रेजेंट साल चल रहा है, इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट आप उनसे में बिजली परचेज करेंगे वो 1180 अरब रुपया पर एनम है। तो सबसे बड़ा जो है ना हमारा जो सर्कुलर डेट का मेन प्रोपोर्शन है वो तो इधर से आ जाता है। नंबर 2, अब ये जो सर्कुलर डेट में जो बाकी चीजें हैं कि बाकी इंडस्ट्रीज जो हमारी एसओईज हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं जो चल रही हैं, जो पेमेंट नहीं अदा करती, वो अपनी जगह पे। सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ट्रांसमिशन लाइंस का है हमारा, कि जो हमारी अपनी ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसको अपडेट करने की ना एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है जो हमारी गवर्नमेंट ने जिसको एड्रेस किया है सर, वो ये किया कि जितने भी मेन की फैक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो कि सर्कुलर डेट पे अपना हिस्सा डालते हैं, उनकी एक कोहेसिव पॉलिसी बना दी। फॉर एग्जाम्पल वापडा है, वापडा के साथ रेलवेज है, रेलवे के साथ ओजीडीसीएल है, सुई गैस है और बहुत सारे इदारे हैं। अब पहली दफा हुआ कि हमारी गवर्नमेंट में वो कम से कम बैठ के एक कोहेसिव पॉलिसी बनाती है कि कौन सी स्टेट और एंटरप्राइजेज जो है जिसका सबसे ज्यादा हिस्सा है इस सर्कुलर डेट को बढ़ाने में, उसको कैसे इसको किया जा सकता है। तो हम उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के उसको स्लोली स्लो डाउन कर रहे हैं। लेकिन मैं जैसे कि फिगर कहा कि इसमें मेन प्रोपोर्शन 1180 अरब कैपेसिटी पेमेंट की तरफ से आ जाता है। वो बिजली जो हमने परचेज नहीं करनी, जिसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, नंबर 1। और नंबर 2, जब बिजली आप सब्सिडाइज करके आवाम को देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक चीज 5 रुपए में बनी है और वो 10 रुपए में बनी है और आवाम को आपने 4 रुपए में देनी है, और जब आप 10 पैसे ऊपर बढ़ाते हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है इन तमाम लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी आ जाता है कि आवाम को पैसा आपने बिजली सस्ती करनी है। तो अभी से वो 6 रुपए का जो डिफरेंस है वो भी अपनी जगह पे। तो ये कोई हमारी इनएफिशिएंसी से नहीं है, हमारे ये जो एक वेब बनाया गया था, एक हमारे ये जो एक वो पूरा एक यानी कि कॉप वेब बना के हमें दिया गया था, उसमें से निकलते निकलते थोड़ा टाइम। लेकिन जैसे शम्सुल आरिफीन साहब फरमा रहे थे,
अगर आप ओवरऑल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हो रही कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है इस वक्त, ना वाहिद अगर नहीं कह सकते तो 10 उन ममालिक में जो इस कोविड में आउट परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिक फिगर्स को और उन प्रोजेक्शंस को जो कि दुनिया के इदारे हमें दे रहे थे। तो बजाय हम उनको डाउट करें, उनको उस इबाम में डालें, दुनिया को बताएं नहीं जी नहीं यहाँ पे गलत फिगर्स आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आगे चलते हैं कि इस कोरोना में जो कि वबा अभी जाने वाली नहीं है और जिसके साथ अभी भी लड़ना है वो हमें और ताकत दे और हमारे प्राइम मिनिस्टर को ताकत दे कि इनके साथ लड़ने की और हिम्मत पैदा हो सके। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, थोड़ा सा जावेद साहब मैं अपना इनको बलोच साहब को थोड़ा सा फिगर्स देता चलूं। पाकिस्तान फिर वो वाहिद मुल्क है जिसने 3.5 करोड़ की परचेज हमारी मुकम्मल हो चुकी है चाइना से, जो हमने साइनोवैक और साइनोफार्म को ऑर्डर किया था। उसमें इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख का स्टॉक आ चुका है, जिसमें से 55 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है ऑलरेडी, 60 लाख के करीब। तो हमारे पास 50 लाख का स्टॉक है। अनफॉर्चुनेटली लोगों में अभी तक वो वैक्सीनेशन कराने का थोड़ा सा ना वो एक हमें उनको थोड़ा सा वो कन्विंस करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में अगले जून से 1 जून से लेके 30-31 दिसंबर तक का मैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ के साथ पूरी फिगर्स नोट करके आया हूं। 50 से 55 लाख वैक्सीन हर महीने हमारे पास आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के अंदर तकरीबन 9 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद होगी। इंशाल्लाह हम हर्ड इम्यूनिटी, जो कि दुनिया में एक बड़ा एक अच्छा एक निजाम है कि अगर आप मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें, तो इस दिसंबर में हम पूरे पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे और हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लेंगे, जो कि कम ही ममालिक में ये अचीव हो पाया है। तो कम अज कम उस मामले में भी कम अज कम बलोच साहब को लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं। यू आर इन सेफ हैंड और आपका प्राइम मिनिस्टर आपके लिए वो दिन रात मेहनत कर इसके ऊपर पूरा प्लान बना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो बलोच साहब ये अगर फिगर्स का कोई मामला है तो आप आज आज वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कहा है कि आप आएँ, अपोजिशन को अगर कोई मसला है तो आएँ, वो चेक करें, खुद आकर देखें। एक तो ये मामला है कि इसकी भी वजाहत हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरा देखें, आपके दौर में भी तो मईशत की बातें होती रही हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान स्टील में दो इदारों की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान स्टील मिल्स और PIA की, तो आपके पास तो गुंजाइश थी ना, आप उनको बेहतर कर सकते थे। लेकिन आपने तो, आप पर तो इल्ज़ाम यह है कि आपने धड़ाधड़ भर्तियां की उसमें, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर सके और वो ऐसे ही 2 सफेद हाथी आप छोड़ के चले गए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप फरमाइए। जी देखें जावेद भाई, बात ये नहीं है कि अपोजिशन के लोग जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो चेक करें और क्या करें और क्या ना करें। देखें, ये काम हुकूमत का है, हुकूमत वक्त का है। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस लेक ऑफ जो है ना प्लानिंग हमेशा जो है ना वो होती है एक लॉन्ग टर्म आपके जो आप प्लान करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मसला ये है कि हजारों को ऐसे मफलूज किया गया है। अच्छा, लोगों पर उनका ईमान इतना जो है ना वो खत्म हो चुका है कि आपको तो अब तक यानी 2-2.5 साल के यानी इसमें आपको कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिल रहा। आपके अपने जो लोग आपके अपने रैंक से आपके पार्टी से आए थे उनको भी 2-4 महीने के बाद पकड़ के आपने निकाल दिया। उसके बाद IMF के जो लोग थे, आप समझ रहे थे कि जी के आइए, वो IMF वालों ने भेजे, उनको भी आपने पकड़ कर निकाल दिया। अच्छा, अब जो है ना तरीन साहब आए हुए, इज ए गुड मैन, आई गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन बात ये कि उसके अपने भी तो जो फिगर उन्होंने भी दिए थे और जो बात उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक 2-4 दिन पहले किया था, जिस दिन उसने वो लिया था, वोट लिया था, शायद उसी दिन उसने पाकिस्तान की मईशत के मुताबिक जो बात की थी उसको भी आप देख लें। और अगर आज जो है ना वो बैठ के ये कहता है कि जी के और किसी के फिगर्स दे रहा है, लेकिन असल बात तो वही थी जो उसने उस वक्त देखा था और वो जो उसने बोल दिया बेचारे ने। अच्छा, बात देखो, मैं आपको एक अर्ज कर लूँ कि यानी शम्स साहब जो है ना, शम्सुल इस्लाम साहब, पता नहीं वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे या वो किसी और मुल्क की बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि जनाब के इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, अच्छा, और यहाँ पर जो है ना एग्रीकल्चर चल रहा है, अच्छा, किसानों की हालत बेहतर हो रही है, सुबह से उठ के शाम तक मेहनत हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा भाई, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? लोगों के पास जो है ना खाने के लिए नहीं है। लोगों के पास जिस किसान की आप बात करते हैं कि जी कि वो सुबह से शाम तक वो काम करता है, आप जब जाके उसके दोषी को तो देख लो कि उस पर जो है कितने पैसे लगे हुए हैं। ये कांट बाई है दोती, और आप कह रहे हैं कि जी एग्रीकल्चर में जो है ना वो बड़ा रिफॉर्म आया, बड़ा रिवोल्यूशन आया है। अच्छा, इस किस्म की जो ना बातों से मुल्क ठीक नहीं होते मेरे भाई।
यहाँ पर तो एक बड़ा ऑनेस्ट टू गॉड आई टेल यू कि इट्स नॉट द पॉइंट कि जी किसकी हुकूमत है किसकी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये कि ये जो है ना जिस किस्म की एक जो है ना वो एक इनकॉम्पिटेंट जो हुकूमत इस वक्त मुल्क में चल रही है, इस मुल्क में तो एक बहुत बड़ा इंकलाब आना अच्छा, चाहिए ये था। साबिर साहब, मैंने लेकिन लोग तो जो है ना आपने जो सवाल उठाया है, वो हो गए, यानी आपने जो सवाल खत्म हो उठाया गए, है, वीक हो गए, अगरचे कि कमजोर आपने हो गए, मेरे सवाल का उनमें वो जवाब नहीं बात ही दिया खत्म हो कि गई, मैंने उनमें वो पीआईए और वो पाकिस्तान सेंस ऑफ स्टील्स की बात जो की है। मैं बात दोबारा आपसे वो सवाल कर लेता हूँ, मादा ही खत्म हो चुका है। मैं क्या दोबारा लड़ेंगे आपसे वो बेचारे सवाल लोग? करता हूँ, भूखा लेकिन क्या मैं लड़ेगा? शमसुल इस्लाम साहब नंगा की तरफ क्या आता हूँ। लड़ेगा यार? मैं शमसुल इस्लाम साहब की ये तरफ आता और हूँ। हम शम्स की साहब, फिगर्स दे रहे हैं। ये और अब भैया आप तो यार ठीक है, एक बटन से आए आगे। मैं आता हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शमसुल इस्लाम साहब, बात यह है कि जब हम इन फिगर्स की बात करते हैं तो अब अगला मरहला मैंने आपसे यही पूछना था, और ऑन अब्बास साहब से भी पूछूंगा क्योंकि वो हुकूमती नुमाइंदे हैं, कि वो उनकी हुकूमत क्या कर रही है। दरअसल मामला यह है कि अब अवाम ये देखती है कि इसके असरात, ये तो एक बड़ी तस्वीर है जो हमारे सामने आई है, जिस पर अपोजिशन बहरहाल एतराज़ कर रही है, लेकिन कुछ फिगर्स तो ऐसे हैं जो हम आप सब जानते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, ये सबको पता होगा, ये अपोजिशन को भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। गंदम की फसल अच्छी हुई है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। बाकी फसलें जो 5 और फसलें हैं वो भी बेहतर उससे परफॉर्म किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम कर रही है, उसमें ग्रोथ हुई है, सीमेंट बिक रहा है, सरिया बिक रहा है, ईंटें बिक रही हैं। अच्छा, लेकिन इसका असर आम आदमी तक पहुंचना, शमसुल इस्लाम साहब कमोडिटी एक्सपर्ट भी हैं, आप इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मसला यह है मिडल मैन का। ये मिडल मैन ने हमें मार दिया है, अवाम को भी मार दिया है। हमने इसके किरदार को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं और रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, ये जो मिडल मैन है। जी जावेद साहब, अगर आप मुझे 1 मिनट छोटा सा देंगे कि जी, अभी जरूर। साबिर साहब ने बात की कि मैं शायद किसी और दुनिया की बात कर रहा हूँ, किसी और मुल्क की एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। आपको याद है कि अभी हमने सिंध में जो है 2000 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदी, तो सपोर्ट प्राइस बढ़ा के जो बेनिफिट ग्रोअर को ही गया है ना, और इसी तरह से पंजाब में 1850 का हुआ। फिर इसी सिंध के अंदर जो गन्ना पैदा हुआ था उसकी सपोर्ट प्राइस भी जो थी हमारी 180 190 या 200 करीब थी, तो मार्केट में 205 से लेके 300 सवा 300 तक गन्ना खरीदा गया, तो उसका बेनिफिट भी ग्रोअर को गया ना। अब ये रहा कि जी उसकी धोती फटी हुई है या वो नहीं खरीद सकता, तो उसका एक अलग निज़ाम है, बोसीदा निज़ाम है कि ज़मीन का जो बड़ा हिस्सा है वो हमारे बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स के पास है और मज़ारा हमारे उसमें है, और हमारे यहाँ जो मिडल मैन है वो गरीब की आमदनी निकाल के उसको मुट्ठी भर अनाज देता है। उस सिस्टम को अभी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लैंड रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है मुल्क के अंदर। अब आप जो बात करें, देखें सर, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान में। ये एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ती हैं कि आपके पास प्रोडक्शन जो है बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, और साथ ही आपकी जो एक्सपोर्ट्स का मेजर हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से लिंक है। अगर पाकिस्तान में कॉटन के अलावा दूसरी क्रॉप्स हुई हैं जिसमें आपका जो है राइस भी है और आपकी मेज़ भी है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में आता है, वो भी बढ़ रही हैं। फिर हमारे पास जो रेमिटेंस पाकिस्तान से जो बाहर गए हुए थे, डिस्पाइट इसके कि पाकिस्तानी जो है वर्कर्स बाहर कम गए हैं गुज़श्ता सालों में, लेकिन उनकी रेमिटेंस बढ़ी है और उसमें एक हिस्टोरिक इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक उसको वसूल कर रहा है और ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से अब हुंडी हवाला ख़त्म हो गया है और ऑफिशियल चैनल से पेमेंट आ रही है। तो हमारे पास एक्चुअली ग्रोथ तो हो रही है। अब ये कहना कि नहीं ये हमारे मुल्क में नहीं कहीं और हो रही है, तो ये तो एक नाइंसाफ़ी होगी। हमारे आम आदमी को, जब मिडिल मैन का जो रोल आपकी बात कर रहे हैं कि जी आम आदमी को सस्ती चीज़ क्यों नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि मैं बताऊंगा कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, जो लाहौर के मॉडल टाउन डीएचए में या पंजाब के कराची के डीएचए में रहते हैं और उन्हें आगे किराए पे ज़मीनें दी हुई हैं या मज़ारे रखे हुए हैं और उनको मामूली सा हिस्सा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी गुर्बत, उसकी हालत भी चेंज नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो छोटी ज़मीन रखने वाले थे, जहाँ पे पहले काश्तकार साइकिल पे चलता था, आज वहाँ पर भी टोयोटा कोरोला नज़र आती है गाँव में, तो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, उन तक असरात पहुँच रहे हैं। फिर आपका जो है ये जो जितने भी आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ के साथ आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने का, और फिर आपकी जो एलएसएम का देखें जी, कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा एक रोल है, जो माजी में कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को नहीं दिया, तो वज़ीर आज़म साहब ने उसको भी मोटिवेट करके, उसको भी इनकरेज करके एक प्लान लाए कि यहाँ पर एक आम आदमी के लिए घर खरीदना नामुमकिन हो चुका था कि ज़मीनें इतनी महंगी हो गई थी कि आज कोई आदमी जो है वो 60 गज का घर नहीं खरीद सकता था।
लेकिन ये नया पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट काफ़ी आई और उसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपकी कुछ 60-70 इंडस्ट्रीज हैं जो चल रही हैं और यही वजह है कि LSM की ग्रोथ हो रही है, यही वजह है कि आपकी GDP में उसके असरात नजर आ रहे हैं। तो हमें खुले दिल से इसको मानना पड़ेगा और हमें जो है अब ये जो एक दूसरे की टांग खींची जाती है इसको छोड़ के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे जो लीडर्स राज कासम तेली महरूम वो हमेशा से कहते थे कि मिसाक मैशियत करो, आपने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो यहाँ पर, ताकि जो पॉलिसीज हैं अच्छी पॉलिसीज उनकी कंटिन्यूटी हो और वो चलती रहे। ये ना हो कि 5 साल के बाद जब कोई चीज़ लगने लगे तो नई गवर्नमेंट आके उसको ख़त्म कर दे, वो कंटिन्यू रहेगा। तो मैं जैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, ये जो मौसमी तब्दीली आई है इसकी वजह से वो क्रॉप्स जो पाकिस्तान के इलाकों में नहीं होती आज ग्रो होने लगी हैं। पंजाब के एरिया में कभी आपने अंगूर का सोचा कि पंजाब में अंगूर ग्रो होगा? वो कोयटा चमन का इलाका था, आज वहाँ ग्रो हो रहा है। आपने कभी सोचा कि पंजाब में इंजीर आपकी जो है वो आ जाएगी? वो आ रही है। तो ये वो महंगी क्रॉप्स हैं, जिन माइनर क्रॉप्स हैं लेकिन महंगी हैं, ये आ रही हैं। इसको सिर्फ हमने एक सिस्टम पे डालना है तो हमारी प्रोडक्शन, हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ती जाएगी और हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर अब आप देखें जी इन्वेस्टमेंट भी आपकी बढ़ रही है, चाइना की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। गो के FDI में आपको 32.5% की डिक्लाइन आया 10 महीनों में, लेकिन उसकी वजह भी बहुत पुरानी जो पॉलिसीज चली आ रही थी, रेड टेपिज्म था, उसको अब खत्म किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी काम शुरू किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, क्योंकि मैं अगर एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं तो मुझे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ना तंग करे कि मैं उसको ना NOC लेने के चक्कर में ही रुल जाऊं। तो आपको वन विंडो एक सिस्टम लाना होगा, आपको एक्सपोर्ट के अंदर जो है एक सिस्टम को डेवलप करना होगा। वन विंडो पाकिस्तान सिंगल विंडो की जो आ रही है कि आप कस्टम इंट्रोड्यूस करोगे, उससे आपकी फैसिलिटेशन बढ़ेगी, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो ये चीजें हैं जो क्लब होके पाकिस्तान को एक अच्छी खासी हाइट पे लेके जाएंगी, एक अच्छी माशी तरक्की दिखाएंगी। ठीक है ओन अब्बास साहब, ये एक तो मिडल मैन का किरदार, इसमें हुकूमत का क्या किरदार होगा, कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, और फिर जखीरा अंदोजी का एक बहुत बड़ा मामला है, जाहिर है इसका इम्पैक्ट आप पे आता है। जखीरा अंदोजी होती है, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, महंगी हो जाती हैं, अवाम फिर सवाल करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी और कैसे वो निभाएगी। एक चीनी का जो मामला है आपने उठाया है, वो यकीनी तौर पर एक मसला तो बना हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वो इन मसाइल से बिल्कुल मरूब नहीं होंगे। जो भी है उनके सामने, जो भी चैलेंजेस ग्रुप बन गए, जो भी हो गए, लेकिन उन्होंने एक्शन लेना है। जखीरा अंदोजी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं इसमें थोड़ा सा पहले ऐड करके फिर आपको ना जखीरा अंदोजी पे आ जाता हूँ कि जो बलोच साहब फरमा रहे थे ना कि आम आदमी की जिंदगी में मैं एक छोटा सा जिम्मेदार भी हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इस साल पहली दफा मैंने जिंदगी में 55 मन गंदम देखी है और उसमें यकीनन गवर्नमेंट का कोई अमल दखल, ये अल्लाह का खास करम है हम पे। पहली तो गवर्नमेंट वो 55 मन गंदम देखी, गवर्नमेंट का अमल दखल ये था कि मैंने पहली दफा 1850 रुपए या 1810 रुपए में गंदम मौके पे फरोख्त कर दी। एक तो ये पैसा, और उसका अल्टरनेटिव ये हुआ जावेद साहब कि इस दफा जो जमीन रूटीन में हमारे जो मुस्ताजरी किसको कहते हैं, जिसको रेंट कहते हैं पर एकड़ का, जो 70,000 रुपए एकड़ था वो पहली दफा 90,000 एकड़ में पहुंच गया। अब अगर इसमें बड़ा जिम्मेदार हो या छोटा जिम्मेदार, इस पूरी जो एक कैपेसिटी आई है, जो एक पॉजिटिविटी आई है एग्रीकल्चर में, उसने इससे पूरी तरह मुस्तफीद हुआ है। तो पहली बात तो ये कि आम जिंदगी ये फर्क पड़ गया। अब दूसरा इशू ये है कि जो जखीरा अंदोजी है, ये बहुत बड़ा लार्ज सब्जेक्ट है। मैंने आखिरी दफा प्राइम मिनिस्टर साहब की एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें उनको ब्रीफ किया गया था। इसकी दो वजूहात मेन है, एक तो मिडल मैन और दूसरा गवर्नमेंट के पास जो हमारी कैश क्रॉप्स है उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व ना होना। गवर्नमेंट के पास देखिए, आपके पास गवर्नमेंट के पास गंदम जो है वो उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व नॉर्मली रखती रह गई है, लेकिन पिछले 3 सालों में क्योंकि हमारे पास पैसे कोई नहीं होते थे तो मैक्सिमम 5 से 7 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम ये मेंटेन नहीं कर पाते। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पर कहा है कि अगले 2 साल में 3 मेन कैश क्रॉप्स, एक गंदम, दूसरा चावल और तीसरी मोस्ट लाइकली शायद मेज हो या ना हो, लेकिन कम से कम पहले जो है ना चावल और अपना गंदम, चावल और चीनी, गंदम, चावल और चीनी के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए जाए। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि पहले साल में गंदम की 2 मिलियन मैट्रिक टन, अगले साल फिर 4 और तीसरे साल में 6 मिलियन मैट्रिक टन के रिजर्व स्लोली एंड स्टेडी गवर्नमेंट रिजर्व मेंटेन करे, ताकि अगर किसी तौर के ऊपर मार्केट हेजिंग करती है या होर्डिंग करती है तो उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए गवर्नमेंट अपने रिजर्व रिलीज कर दे। इसी तरह गवर्नमेंट चीनी के भी और चावल के भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की प्लान, लेकिन क्योंकि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है,
रिजर्व्स मेंटेन के लिए आपको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, पास्को को उस कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में आज तक उन्होंने गंदम के अलावा स्टॉक या कभी कभार चावल के स्टॉक रखा करते थे, वो रिजर्व मेंटेन नहीं किए, तो उनको भी थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा और उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के पैसा लेके आना पड़ेगा। तो ये आपको मेन मैक्रो डिसीजन करने पड़ेंगे, जिससे आप मिडल मैन का किरदार खत्म करेंगे और गवर्नमेंट अपने पास स्टिक एंड कैरेट का एक रूल लेके आएगी ताकि उसका एक स्पीडीली एक प्रोसेस बनाया जा सके। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपने जिम्मेदार को मजबूत भी करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने यह प्लान किया कि उनको सस्ते कर्जे दिए जाए और इस साल प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे कहा है कि कम से कम 50 अरब रुपए के कर्जे ज़राई बैंक और कमर्शियल बैंक से जिम्मेदारों को दिए जाए। उससे क्या होगा, जब एक जिम्मेदार के पास पैसा आ जाएगा तो वो फौरी तौर पे जो बेचने की प्रेशर होता है कि मैंने कर्जा उतारना है, मैंने शादी करनी है या मैंने किसी से सूद पे पैसे उठाए हैं, मार्केट से उठाए, उसको वापस करने, उस पर वो प्रेशर नहीं आएगा। वो अपनी गंदम अपने पास, अपनी जो कैश क्रॉप अपने पास रखेगा और जरूरत के हिसाब से बेचना शुरू करेगा। जब वो अपनी जरूरत के हिसाब से बेचेगा तो मिडल मैन का किरदार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे गवर्नमेंट सोच रही है, जिनको ऑब्वियसली हम 3 साल में जाके प्लान करेंगे और इंशाल्लाह 2023 में जब हमारी हुकूमत का इख्तिताम हो रहा होगा पहली टर्म का, तो उसके बाद ये इसके समरात आने शुरू होंगे। बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सर, ये अच्छा, है जी हमारे पास। ये शम्स साहब एक और जो अहम नुक्ता है वो ये वजीर खजाना ने भी आज कहा है कि एक तो ये जो एफबीआर की तरफ से जो एक हैरेसमेंट होती थी या जो जिस किस्म के इकदामात होते थे और उससे सरमायाकार इन्वेस्टर या कारोबारी तबका वो ये महसूस करता था कि वो शायद हैरस हो रहा है, उसको भी ख़त्म किया जा रहा है और एक फ्रेंडली पॉलिसी होगी। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने और इसके क्या असरात होंगे आपके ख्याल में? देखिए, अगर इसको सही मायनों में आप इंटरेक्शन ख़त्म कर दें एफबीआर के साथ और तकरीबन ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दें कि आपका जो टैक्स पेयर है वो उसके साथ आमने सामने डील ना कर सके, तो आपका जो है जो मुकमका होता है वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। और बहुत बड़ा करप्शन एफबीआर के अंदर होता है कि वो आपको चाहे कोई भी कहे कि जी नहीं, लेकिन होता रहा है, माजी से आज तक होता रहा है। इसको ख़त्म करेंगे तो आपका टैक्स पेयर और नेट में आएगा। जब आप टैक्स का रेट कम करेंगे तो फिर नए टैक्स लोग भी इसके अंदर आएंगे। अभी पाकिस्तान का अलमिया यह है कि वो जो टैक्स पे कर रहे हैं वही नेट के अंदर है और उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जाता है। इसको आपको टैक्स की जो बेस है उसको बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ पे इतना सिस्टम को आसान कर दें कि कोई भी शख्स बिजनेस करने आता है तो उसको पहले अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा ले कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं कि जी BRN नंबर उसका होना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल नंबर हो आपके पास कि एक कंपनी अगर खुलती है पाकिस्तान में तो छोटा कारोबार करती है, हजाम की दुकान है, ये रेडी लगाता है, उसके पास BRN नंबर होना लाजमी है। उसके बाद उसका डेटाबेस आपके पास आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इफेक्टिवली तब काम करती हैं जब आपके पास एक्चुअल नंबर्स हो कि हमारे पास छोटी स्मॉल कंपनियां कितनी है, छोटे ट्रेडर कितने हैं, हमारे पास बड़े कितने हैं, ये सारा, क्योंकि बड़ा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो तो आपके पास होता है, छोटा नहीं आता। तो उसको लाने के लिए आपको इस सिस्टम को आसान करना होगा और आपको अब बड़े ममालिक को देखना होगा जहां पर टैक्स नेट का जो टू जीडीपी जो है, टैक्स टू जीडीपी वो 25-30% 50% पे जा चुका है। हम तो अभी भी 9-10% पे खड़े हैं। तो हमें उन सिस्टम को लर्न करके और वहां पर एक एक्सेप्ट करना होगा कि जी आपने जो डिक्लेयर किया वो एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से आपके पास एक ऑडिट का सिस्टम निज़ाम लेकर आए कि ऑडिटर जो है आपके वो एक सर्टेन अमाउंट के टर्नओवर के ऊपर ऑडिट करना शुरू करे और आपके पास एफबीआर में जब वो रिटर्न फाइल हो तो वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए उस ऑडिट के बेस पे। हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पेयर पे ट्रस्ट करना होगा और टैक्स पेयर को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना होगा, तभी जाके एक पार्टनरशिप अच्छी बनेगी। और मुल्क के अंदर जो सबसे जो इस वक्त ज़रूरी है कि टैक्स बेस को बढ़ाना है, टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाना है, वो हमारा जब बढ़ेगा तभी सही मायनों में हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट लग सकते हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सेविंग टू जीडीपी वो भी लो चल रही है, 10-12% पे चलती है। फिर आपकी आज इन्वेस्टमेंट की अगर आप टू जीडीपी देखें तो 15% के ऊपर करीब आई है। तो इसको जब आप बढ़ाएंगे तो फिर एक सही मायनों में आपकी ग्रोथ आएगी। इसके ऊपर बहुत रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आपको नए लोगों को कोई कारोबार करे पाकिस्तान में उसको टैक्स नेट में आना चाहिए, चाहे वो 100 रुपए भी टैक्स दे, लेकिन उसका डेटा बेस में नाम होना ज़रूरी है। अच्छा शम्स साहब, एक और बड़ा अहम सवाल, एक तो डैम्स बनने के अमल में तेजी आई है, लिहाजा हम हाइड्रो पावर की तरफ जा रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह हो गया है, 1100 मेगावाट उससे पैदा होने लगी है बिजली, और फिर आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएट हम कर रहे हैं। इसका असर पड़ेगा बिजली की कीमतों में ताकि आम आदमी को थोड़ा रिलीफ मिले आगे चल के कुछ अरसे बाद?
आप मुझसे पूछ रहे हैं जी जावेद जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि कई दिहाइयों से हमारी जो पावर थी वो थर्मल बेस चल रही थी। अगर आप एनर्जी मिक्स देखें तो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हम ज़्यादा चल रहे थे, फिर हमने पिछली गवर्नमेंट्स ने आके उसके अंदर कोल का इजाफा कर दिया कि कोल बेस पे चले गए। अब आप देखें दुनिया जो है एनवायरनमेंट के ऊपर जा रही है और आपके जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं आपका उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो हमें अल्टीमेटली आना था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो इसको पहले दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए कि हाइडल पे आते हैं। अब ये आए हैं, डैम बन रहे हैं और डैम बनने के साथ ही जो आपका जो हाइडल पावर जब मार्केट में आएगी, इंडस्ट्री को मिलेगी, तो उसकी कॉस्ट कम होगी। और साथ ही ये एक और बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि अभी जो आपकी जो न्यूक्लियर जो एनर्जी के ऊपर आया है, कैनप K2 का जो इनॉग्रेशन की है 1100 मेगावाट की, वो भी बहुत बड़ा होगा। जब ये इंडस्ट्री को इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है एक सस्ती बिजली की, लेकिन हमारे जो पुराने आईपीपीएस के एग्रीमेंट थे वो जो कैपेसिटी बेस पे थे और जिसकी रिटर्न डॉलर में जा रही थी, वो हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर रही थी और यही वजह थी कि इंडस्ट्री लगना कम हो गई थी। अब आपके पास इंडस्ट्री के बिजली जो है तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन कंजम्पशन का नहीं है। अब क्योंकि कंजम्पशन उस वक्त बढ़ती है जब उसको सस्ती मिले, तो ये हमारा राइट टाइम है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि इसको के हाइडल पावर की तरफ लेके जा रहे हैं और क्लीन एनर्जी पे। और अब हमें एक और उस पर भी काम करना होगा तेजी से, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहिए ऑल्टरनेटिव एनर्जीज के ऊपर के सोलर एनर्जी पे काम करें। हमारे पास समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा पड़ा हुआ है जहां फ्लोटिंग सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। हमारे पास ये घरों के ऊपर, छतों के ऊपर हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री, हमारे ऑफिस, हमारे जो गांव में देहात हैं, इन सबको अगर सोलर पे कन्वर्ट कर दें तो पाकिस्तान में जो सोलर की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, लेकिन आगे जाके फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। जर्मनी को देखो, यूएसए को देखो, ऑस्ट्रेलिया का देखो, तो वो सारे अब सोलर पे भी जा रहे हैं। हाइडल तो जरूरी है ही, लेकिन सोलर जो हम एनर्जी आसमान से सूरज दे रहा है उसको भी अब हमने कैच करना ठीक है। होगा। ओन अब्बास साहब, हुकूमत इन तमाम मामलात पर सोच रही है ताकि अब ये जो बड़े माशी अशारिये हैं ये तो बेहतर आ रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है कि महंगाई का असर को कम करना है और आम आवाम तक रिलीफ पहुंचाना है। वैसे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जो आपने सवाल शम्स साहब से पूछा था जी। कि हमारे जो टैक्सेशन के इश्यूज हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 29 लाख के करीब एनटीएन टैक्स होल्डर्स हमारे रजिस्टर हो गए और अप्रैल में हमारी जो टैक्स कलेक्शन थी वो गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस की वजह से 347 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन, और इस साल में पहली दफा हमने 3790 अरब रुपया हमने जो है टोटल रिकवर कर चुके हैं इस 10 महीनों के अंदर। तो फिगर्स बहुत अच्छी हैं, बट मैं एग्री करूंगा शम्स साहब से कि पाकिस्तान में हमें चाहिए कि एक फ्रेंडली किस्म का टैक्स सिस्टम होना चाहिए। एफबीआर में आज भी शायद मामला ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किस्म के हैं, थोड़ा फ्रेंडली और सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम प्राइम मिनिस्टर लेके आ रहे हैं। डैम के हवाले से मैं क्लियर कर दूं कि ये 2 डैम जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, नॉर्मली पाकिस्तान में कभी भी किसी गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा नहीं था कि आज डैम बनाए जो कि 10 साल बाद मुकम्मल होने। अब जो प्राइम मिनिस्टर मेमन डैम गए थे वो 2026 में मुकम्मल होगा, लेकिन आप देखें कि 800 मेगावाट बिजली, हाइडल की बिजली, और प्लस 12,90,000 मिलियन एकड़ का पानी भी उससे मिलेगा। इसी तरह जो भाषा टाइम है जो 4500 मेगावाट का है, उसके साथ हमारी जो 81 लाख मिलियन एकड़ पानी आना है वो भी जिम्मेदार को मिलेगा, वो भी लेट जाके मुकम्मल होना है। तो ये अच्छे इकदाम है जिसकी वजह से आम आदमी को, एक जिम्मेदार को और आपकी एग्रीकल्चर जमीन को काश्त करें मिल मिली। अब एंड पे ये आ गया कि क्या ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज माइक्रो में ट्रांसफर, देखिए मिस्टर शम्स साहब बेहतर समझ सकते हैं कि जब ओवरऑल पॉलिसीज का इम्पैक्ट जमीन तक पहुंचे उस पर टाइम लगता है। बिल्कुल। आज अगर इस वक्त जिम्मेदार को 2000 रुपए मन गद्दू मिल रही है, 300 रुपए में वो गन्ना बेच रहा है, इस वक्त वो 1900 रुपए में अगर अपनी मुंजी जो कि चावल की होती है वो बेच गया है, सुपर कर्नल की बात करो वो बेच गया है, तो वो बेस उसकी स्ट्रांग होनी शुरू हो गई है। अब हमें जो देखना है कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज है, जो हमारे जो लोकल इश्यूज है, कि जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट है वो जरा थोड़ा सा स्पीड से काम करें, जरा थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा सख्ती करे, ताकि मिडिल मैन और जो एक कमर्शियल जो दुकानदार जो कहीं प्रॉफिटेरिंग कर रहा है उसको कंट्रोल अगर हम कर लेंगे, जो कि इंशाल्लाह हमारी प्रेफरेंस है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर आपको याद हो, केपीके में जाते हैं या लाहौर में, पेशावर और लाहौर में खास तौर पे मैंने 2 दफा नोट किया है कि चीफ सेक्रेटरी को खास तौर पे कहते हुए कि महंगाई के हवाले से जो है ना अपने एसीज और डीसीज को कहना शुरू कर दें कि महंगाई के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये यहाँ पे लोकल लेवल में देख रहा हूँ उसके इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे आने शुरू हो गए। ठीक है, पुरुमीद है आप भी पुरुमीद हैं कि हुकूमत पुरज़्म है इस मामले को, यानी महंगाई को कम करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, शमसुल इस्लाम खान साहब, साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। आप तीनों ने हमारे इस प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार किया।
मईशत के हवाले से आज वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और वो मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को एक्सपोर्ट और पैदावार पर यानी पैदावार वाली मईशत पर इन्हिसार करने वाली माशी क़ुव्वत बनाने का प्लान बनाया है, और हम इसी को फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम मसनूई तरीके से इकॉनमी को बेहतर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।